वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। स्टार्ट होने जा रहा है हेबर्स प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेबर्स प्रोसेस अमोनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके ऊपर तमाम तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि हम ऑप्टिमम टेम्परेचर 400 टू 500 डिग्री के आसपास क्यों रखते हैं। दूसरा, जो प्रेशर है वो अराउंड 200 टू 900 एटमॉस्फेयर क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर कौन सा कैटलिस्ट है जो यूज़ होता है, कैटलिस्ट का कौन सी स्टेज है, कौन सी चीज़, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, मोलिब्डेनम, ये सारी चीज़ें, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, इनका यूज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हेबर्स प्रोसेस में कवर होती हैं। हेबर्स प्रोसेस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ली चैटलियर का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, स्टॉप करो वीडियो, पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद बेल आइकन वहाँ पे बना हुआ है उसको क्लिक करो, उसमें ऑल लिख के आएगा, ऑल पे ज़रूर क्लिक करो, तभी वीडियोज़ मिलेंगे। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ले स्टार्ट। हेबर्स प्रोसेस की जो सबसे पहली स्टार्टिंग होती है, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कई चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। देखो डायग्राम्स बुक्स में बहुत मिल जाएंगे, गूगल पे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, गूगल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, ऑडियोज़ सॉरी उनके डायग्राम्स मिल जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं। ये एक फ्लो चार्ट है, इसको ध्यान रखो कि यहाँ पे एक हमने कंप्रेसर चैम्बर होता है, कंप्रेसर पंप होता है। तो कंप्रेसर पंप, ये एक सिंपल सा डिवीजन बता रहे हैं इसके। यहाँ पे नाइट्रोजन जाता है, कंप्रेस करी जाती है गैस, फिर इसे भेज देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चेम्बर, इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चेम्बर। तो इसमें भेजा जाता है किसको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है वो यहाँ भेजा जा रहा है कैटालिटिक चेम्बर, और फिर यहाँ से कैटालिटिक चेम्बर से ये जाता है कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर का मतलब होता है जो गैस बन गई है उसे आसानी से कूल डाउन करना, कंडेंसर। और यहाँ पे कूलिंग पाइप्स लगे होते हैं ठंडा करने के लिए, कूलिंग पाइप्स। अब यहाँ पे जो गैस है वो फाइनली हम यहाँ से अमोनिया निकाल लेते हैं, और जो अनरिएक्टेड, अब भी ऐसा नहीं है कि अमोनिया ही बन रहा है, उसमें हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन हम दे रहे हैं वो भी तो होगी। तो यहाँ से जैसे ये इलेक्ट्रिकली कैटालिटिक चेम्बर है, यहाँ पे अमोनिया बना, लगभग 15% के अराउंड अमोनिया बन जाता है हर बार में। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तीनों चीज़ें हैं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो जो यूज़ नहीं हुआ उसे वापस तो भेजना पड़ेगा, तो कंडेंसेशन चेम्बर से इसे वापस यहाँ भेज दिया जाता है। ये एक फ्लो चार्ट है जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी याद करने में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो कौन सी रिएक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैटालिटिक चेम्बर में हो रही, वो उस रिएक्शन को ज़्यादा ध्यान दो। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ द अमाउंट, व्हाट शुड बी द मिक्सचर वॉल्यूम। तो हमेशा याद रखना, अगर 1 ml हम नाइट्रोजन ले रहे हैं तो हमें 3 ml हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। 1:3 का रेशियो होता है। इसका मतलब है कि अगर तुमने 4 ml का सोल्यूशन लिया है, यानी कि गैस ली है, कितनी, 4 ml ली है, तो उसमें से 1 ml नाइट्रोजन का होगा, 3 ml हाइड्रोजन के होंगे, तो 2 ml अमोनिया बनेगा। ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन है। और इसी रिएक्शन को हम लोग जो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। और साथ में ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें डेल्टा H जो आता है वो आता है 92.4 किलो जूल पर मोल। 90, तुम इतना याद रखो बस, किलो कैलोरीज में भी आंसर होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका डेल्टा H जो आ रहा है वो -92.4 के आसपास आ रहा है। और यहाँ पे देखो, ध्यान से याद रखना, रिएजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टेम्परेचर जो यूज़ हो रहा है नियर अबाउट 400 टू 500 डिग्री के आसपास यूज़ हो रहा है। जो एटमॉस्फेयर, यानी कि टेम्परेचर जो यूज़ हो रहा है वो 200 टू 900 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब हम लोग जिस रहते हैं, जहाँ पे ये अर्थ का जो जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, हम लोगों के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर का है, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है। और यहाँ देखो 200 टू 900 एटमॉस्फेयर के आसपास का प्रेशर है। कैटलिस्ट कई हो सकते हैं, Fe2O3 भी हो सकता है। आयरन के छोटे छोटे पार्ट्स, यानी कि फाइनली डिवाइडेड आयरन भी हो सकता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन, छोटे छोटे आयरन के पीसेस, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है, भाई ये तो तुम्हें कैटलिस्ट पता चल गया, लेकिन कैटलिस्ट का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कैटलिस्ट का काम, ये भी समझ लो। पता है कैटलिस्ट का सिर्फ एक काम होता है। अगर मान लो हम लोग कैटलिस्ट इस रिएक्शन में ना यूज़ करें तो ये रिएक्शन इतनी स्लो काम करेगी कि कई दिन लग जाएंगे सिर्फ अमोनिया बनाने में, कुछ पार्ट। तो इसका मतलब
इतनी धीरे हो जाएगी रिएक्शन, अगर कैटेलिस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये रिएक्शन अमोनिया बहुत धीरे बनाएगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसीलिए यूज़ आता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का सिर्फ इतना सा काम होता है, वो स्पीड बढ़ा देता है विदाउट गेटिंग यूज्ड अप। खुद नहीं यूज़ होता रिएक्शन में, लेकिन क्या करता है, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनाता है, तो रिएक्शन को तेज़ करता है, ये काम होता है कैटेलिस्ट। और कैटेलिस्ट का तुम्हारे पास जो इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ट्रू और फॉल्स के सेक्शन में, कैटेलिस्ट इंक्रीजेज द ईल्ड। ईल्ड का मतलब होता है वो अमोनिया को ज़्यादा बनाता है, गलत, वो रेट बढ़ाता है रिएक्शन का। कैटेलिस्ट का कोई काम, ईल्ड का मतलब होता है कितना अमाउंट बन रहा है, अमोनिया का कितना अमाउंट बन रहा है, इससे कैटेलिस्ट को कोई काम नहीं। कैटेलिस्ट का सिर्फ काम है जल्दी बनाना, कितना बनाना इससे कोई मतलब नहीं। तो अमाउंट इंडिपेंडेंट बात करो, कैटेलिस्ट का सिर्फ इतना सा काम है, टू इंक्रीज द रिएक्शन, टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब स्पीड, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक, विदाउट गेटिंग यूज्ड अप, तो रेट बढ़ा देता है। दूसरा, इट डज नॉट इफेक्ट, कोई इफेक्ट करेगा, डजंट इफेक्ट द यील्ड, मतलब ये प्रोडक्ट कितना बनेगा इससे इसको मतलब नहीं है। अब एक और काम आता है, एक पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, क्या, पोटेशियम ऑक्साइड K2O। दूसरा पूछा जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा पूछा जाता है, ये सब भी हम बताते हैं, मोलिब्डेनम। तो ये सब क्या है, ये सब होते हैं प्रोमोटर्स, प्रोमोटर। अच्छा, कैटलिस्ट का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना। अगर मान लो ऐसा हो कि स्पीड बढ़ाई, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर दी जो स्पीड और कैटलिस्ट का जो वर्क है उसको और बढ़ा दें, प्रमोट करें। मतलब अगर मान लो वो 1 घंटे के अंदर प्रोडक्ट बना रहा था, अब वो आधे घंटे में बनाने लगे, इतनी स्पीड बढ़ा जाए, तो ये जो उसका वर्किंग में एफिशिएंसी बढ़ी है, टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, प्रोमोटर्स आर यूज्ड। ये होते हैं प्रोमोटर्स, दे आर नॉट कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट नहीं है, दे आर नॉट कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट नहीं होते हैं। ये इनका काम सिर्फ ये होता है कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी यानी कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा दें। जैसे मान लो ये वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है तुमने 10 बार ये अमोनिया का चैप्टर पढ़ा हो लेकिन काम ना हो रहा हो, तो इस वक्त जो पढ़ रहे हो वो अच्छा पढ़ रहे हो, हो सकता है समझ में आ रहा हो, अच्छी तरह समझ में आ रहा हो। लेकिन ऐसी और कुछ हमें यहाँ पे मान लो कि हम टाइम और दे दें तो, या कुछ और नई चीज़ ऐड कर दें तो और अच्छा समझ में आएगा। तो प्रोमोटर्स का काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो इस कैटलिस्ट का जो एक्शन है उसको बढ़ा देते हैं, सिर्फ इतना सा काम है। एक इंपॉर्टेंट काम आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल का, तो वो ज़रूर डिटेल करते हैं, थोड़ा समझने वाली बात है। रेशियो हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 का होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब 92 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा किलो जूल्स। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसका यूज़ क्या है देखते हैं। तो देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज़ होता है उन रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पे हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आगे भी जाए पीछे भी जाए रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आता है। बाद में सीनियर क्लासेस में इक्विलिब्रियम को ज़रूर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखो कि ली चैटलियर प्रिंसिपल का भी यहाँ पे रोल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई देखो, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, डेल्टा H इज इक्वल टू लगभग 92.4 किलो जूल्स, इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही, ठीक, इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये टेम्परेचर बढ़ा रही है। अगर हीट निकल रही है, यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन में हीट निकल रही तो वो सिस्टम के टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। यानी कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, जब ये होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कोई भी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, ध्यान सुनना, ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर ना समझ में आए तो पॉज करके देख लेना। पॉज करने से पहले फिर से याद एक बार दिला दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ऑल बटन, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पॉज करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो और उसमें ऑल दबा दो। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, तो अगर एक्सोथर्मिक है तो हमेशा टेम्परेचर को कम कर दो, टेम्परेचर को कम कर दो ताकि अमाउंट ज़्यादा बढ़े। ईल्ड अमाउंट अगर तुम्हें ज़्यादा बढ़ाना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक मतलब हीट जनरेट कर रही है, और हीट का मतलब टेम्परेचर। हम लोग कमरे में, जिस कमरे में बैठे होंगे उसका एक टेम्परेचर है।
अगर तुम्हारे कमरे में हीट बढ़ जाए तो तुम क्या कहोगे, टेम्परेचर बढ़ गया। अगर हीट कम हो जाए, ठंडा लगने लगे, तुम कहोगे टेम्परेचर डाउन हो गया। तो जब ये रिएक्शन होती है तो उसकी वजह से हीट बनती है, और हीट बनने का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये रिएक्शन के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर अमोनिया बन रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो ली चैटलियर ये कहता है वो सारी रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर बढ़ रहा हो वो तभी इफेक्टिव होती हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्ट तब बना सकती हैं जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर डाउन कर दें। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर टेम्परेचर को हम डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर डाउन करते हैं तो स्पीड रिएक्शन की धीरे हो जाती है। क्या हो जाता है, अगर हमने टेम्परेचर डाउन किया, ली चैटलियर कह रहा है कि टेम्परेचर को घटाओ ताकि अमाउंट बढ़े, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही, टेम्परेचर को अगर ज़्यादा डाउन कर दिया तो प्रॉब्लम ये होगी स्पीड ही धीरे हो जाएगी, ख़त्म हो गई रिएक्शन। इसलिए हमें एक सिलेक्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कुछ रेंज जहाँ पे ना तो बिल्कुल ही धीरे चले ना ही बिल्कुल तेज़। वो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसीलिए वर्ड यूज़ होता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात होती है। तो यहाँ पे देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्सोथर्मिक है, इसीलिए ली चैटलियर। सेकेंड, ली चैटलियर जब बोलता है कि प्रेशर के बारे में बात करता है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ये 1 का मतलब है 1 ml या 1 लीटर, या जो 1 के यूज में आए। 1 ml भी बोल सकते हो इसे, 1 लीटर भी बोल सकते हो, 100 भी बोल सकते हो, जो तुम्हें बोलना हो। 1 ml इसका और 3 ml इसका, 3 जो लिखा है वो 3 ml, यहाँ पे 2 ml। तो साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट साइड में टोटल मिला के 4 ml गैस है, प्रोडक्ट साइड में हमें दिख रहा है 2 ml है। तो जब हम लेफ्ट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, 4 से 2 हो गया। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो हमेशा क्या करो, रिएक्शन में ध्यान से सुनना, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर को बढ़ा दो। बात समझ में आई? अगर तुम चाहते हो, अगर जैसे इस केस में हमें क्या करना है, वॉल्यूम घट रहा है, तो ली चैटलियर कहता है अगर किसी भी रिएक्शन में वॉल्यूम घट रहा है, यानी कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम को यानी कि प्रेशर को घटा दो तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्ट इंक्रीजेस, यील्ड, प्रोडक्ट की यील्ड इंक्रीजेस। प्रॉब्लम क्या हुई, हमने 200 से 900 एटमॉस्फेयर के आसपास का प्रेशर इसीलिए लिया है। अब मान लो हमने और प्रेशर बढ़ा दिया, तो जिस पाइपलाइन में, जैसे अगर तुम देखोगे फोटोज़ वगैरह अमोनिया के प्रोडक्शन में, तो पाइप्स वगैरह होते हैं, प्रेशर बढ़ा दोगे पाइप दब जाएगा। अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो पाइप तो टूट जाएगा। तुम्हें पता है, एक बलून ले लो, बलून में पानी भरना शुरू करो, तो पानी जब ज़्यादा अमाउंट भर दोगे तो वो अपने आप दब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेट ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, दब जाएगा। कोई भी गैस, कोई भी बलून ले लो, उसमें गैस भरना शुरू करो, गैस भरते जाओ अंदर की ओर, क्या कर रहे हो, गैस भर रहे हो मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जाओ, एक टाइम आएगा दब जाएगा। तो अगर तुमने और ज़्यादा प्रेशर ले लिया तो ये क्या होगा कि जो कंटेनर है वो टूट जाएगा, उसकी पाइपलाइंस टूट जाएंगी। इसलिए हाई प्रेशर नहीं ले सकते, लेकिन ऑप्टिमम लिया जाता है, वो कितना है, 200 to 900 एटमॉस्फेयर। तो ये अमोनिया जो हेबल्स प्रोसेस है उसका कारनामा ये है। अब देखो, तुम्हें ये पता चल गया सारी चीज़ें। आखिरी पॉइंट आता है कि आखिर अब क्योंकि हमें एक चीज़ ये भी देखनी है, हमें वापस जो अमोनिया बना है उसको रिलीज़ भी तो करवाना है, फिल्टर आउट भी तो कराना है, तो क्या होगा वो देखो। अब तुम्हारे पास जब पूरी रिएक्शन होती है तो कुछ अमाउंट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का भी बचा रह जाता है, और अमोनिया जो नया है वो भी बन गया। तो 3 डिफरेंट चीज़ें तुम्हारे पास लास्ट स्टेज में हैं। तो कह सकते हो सर पूरी तो अमोनिया बन गया, नहीं है। पूरी तरह से रिएक्शन, मान लो तुमने 100 लीटर लिया, 100 ml लिया, तो उसमें से 10 ml ये, 10 ml ये और 80 ml ये बना है। तो तुम्हें तो सेपरेट करना है ना उस मिक्सचर में। 3 चीज़ें हैं, ये मान लो कंटेनर है, इसमें अमोनिया भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें नाइट्रोजन भी है। तुम चाहते हो कि इसको सेपरेट करें, अमोनिया को हटाएं, तो हम क्या करें? एक तरीका ये होता है कि हमें ये पता है नाइट्रोजन जो है आसानी से लिक्विफाई, घर में तुम लोगों ने LPG सिलेंडर देखा, उसमें लिक्विफाइड गैस होती है ना, लिक्विफाइड गैस है। तो हम अमोनिया गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन अमोनिया को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, ईजिली लिक्विफाई होता है। क्यों लिक्विफाई होता है ये आगे चल के सीनियर क्लासेस में और डिटेल में तुम्हें दिखेगा। ये -33 डिग्री सेल्सियस और 8 एटमॉस्फेयर पे आके ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, लिक्विड अमोनिया को हम लोग लिक्वर अमोनिया भी बोलते हैं, ठीक है, अमोनिया फॉर्टिस भी बोलते हैं, लिक्वर अमोनिया और अमोनिया फॉर्टिस।
जबकि ये गैस नॉट ईजली कॉम्प्रेसिबल, मतलब कॉम्प्रेस का मतलब होता है लिक्विड नहीं बना सकती। ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि हमने उसे क्या करा, लिक्विफाई करा दिया। दूसरा तरीका ये होता है, तुम्हें ये पता है अमोनिया इज, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तुम्हें पता है अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अमोनिया जो होता है हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, हाईली सोल्यूबल, जिसकी वजह से हम इसे पानी में डिज़ोल्व कर देंगे और उसके बाद उसे निकाल लेंगे, हाईली सोल्यूबल है। जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल है। तो ये दो तरीके से जो हमें हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया मिक्सचर, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिला, उन्हें आसानी से सेपरेट, दो तरीके, क्या लिक्विफिकेशन और सेकंड तरीका क्या है, सोल्यूबिलिटी। पानी में अमोनिया बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है और इसीलिए आगे चल के तुम देखोगे कुछ वीडियोस और आ जाएंगे, उनमें तुम्हें दिखेगा कि अमोनिया को क्यों हम वाटर पे डिज़ोल्व नहीं करवाते या उसे स्टोरेज में नहीं रखते। तो ज़रूर से ज़रूर नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए तैयार रहो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाले हैं। थैंक यू।